हेलो दोस्तों, हम लोग बिहार पीसीएस का पेपर कर रहे हैं। PYQ सीरीज, जो कि विभिन्न मतलब फुल लेंथ कर रहे हैं। और बीपीएससी का करेंगे और साथ में फिर यूपी पीसीएस का भी कर लेंगे। ठीक है, यूपी पीसीएस का भी कर लेंगे फुल लेंथ, ताकि सारे सब्जेक्ट का रिवीजन एक साथ होता चले। और सेक्शन वाइज भी हम लोग ने किया है। सेक्शन वाइज जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी जिस तरह से होगा वो करते चलेंगे। अभी तक हमने हिस्ट्री कंप्लीट करवा दिया हूँ। फिर ज्योग्राफी का भी करीब करीब कंप्लीट है, तो सारा अवेलेबल है वीडियो प्लेलिस्ट में, उसको जा कर के देख सकते हैं। ठीक है, और फुल लेंथ इसलिए कर रहे हैं ताकि सारा सब्जेक्ट का एक साथ रिवीजन होता चले। ठीक है, कम से कम 15-16 साल का कर लेंगे। ठीक है, बीपीएससी का और यूपी पीसीएस का। ठीक है, ये 53वीं से 55वीं का पेपर है, 2011 में जो हुआ था। ठीक है, उसका कर रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? तो निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? तो ये लोथल है। ठीक है, लोथल जो है हड़प्पा का बंदरगाह था। बी आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। गुप्त सम्राट जिसने हूनों को पराजित किया था, तो वो कौन था? जो हूनों को पराजित किया था वो तो स्कंदगुप्त था। ठीक है, सी आंसर होगा। गुप्त सम्राट जिसने हूनों को पराजित किया था वह था स्कंदगुप्त, सी आंसर होगा। गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त ने हूनों को पराजित किया था, इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है? तो जूनागढ़ अभिलेख से मिलती है। हून मध्य एशिया के खाना बदोश जाति थी। हूनों से युद्ध 455 ईस्वी में हुआ, जिसमें स्कंदगुप्त सफल रहा था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। कलहन की पुस्तक का नाम क्या है? तो कलहन की पुस्तक है राजतरंगिणी। ठीक है, कलहन की पुस्तक का नाम क्या है? तो राजतरंगिणी है, डी आंसर हो जाएगा। कश्मीर के प्रसिद्ध संस्कृत कवि एवं इतिहासकार कलहन ने अपनी पुस्तक राजतरंगिणी में कश्मीर के इतिहास का विधिवार एवं व्यवस्थित उल्लेख किया है। राजतरंगिणी में कुल 8 तरंग हैं, ये भी पूछा जाता है। राजतरंगिणी में कितने तरंग हैं? तो 8 तरंग हैं, 8000 श्लोक। यह संस्कृत में लिखित प्रथम ऐतिहासिक पुस्तक है। ठीक है, यह संस्कृत में लिखित प्रथम ऐतिहासिक पुस्तक है। इसमें 8 तरंग है और 8000 श्लोक है, ध्यान रखेंगे। कल्हण ने जिस राजतरंगिणी की रचना की है वह कश्मीर के लोहार वंश के अंतिम महत्वपूर्ण शासक जय सिंह के साथ समाप्त हो जाती है। ठीक है, लोहार वंश के अंतिम महत्वपूर्ण शासक जय सिंह के साथ समाप्त हो जाती है ये लोहार वंश। ठीक है, प्रथम राजतरंगिणी कल्हण की है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित है? तो वो है जूनागढ़ अभिलेख में। किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित है? रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित है तो जूनागढ़ अभिलेख में, ए आंसर हो जाएगा। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो कुंडग्राम में हुआ था। ठीक है, महावीर स्वामी का जन्म वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था, ए आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? तो महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनारा में हुआ था। ठीक है, कुशीनारा में महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण 483 ईस्वी पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में कुशीनारा में हुआ था, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जबकि नेपाल की तराई में स्थित कपिल वस्तु के लुम्बिनी ग्राम में उनका जन्म 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था। ठीक है, कपिल वस्तु के लुम्बिनी ग्राम में उनका जन्म 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था। कपिल वस्तु की पहचान सिद्धार्थ नगर के पिपरहवा से की जाती है। कुछ अन्य विद्वान इसकी पहचान नेपाल की तराई में स्थित तिलौरा कोटा से भी करते हैं। बोधगया उरुवेला में ही 35 वर्ष की आयु में समाधि की अवस्था में वैशाख पूर्णिमा की रात को निरंजना नदी के किनारे उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था, 35 वर्ष की अवस्था में बोधगया में, ध्यान रखेंगे। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? तो सारनाथ में दिया था अपना उपदेश, प्रथम उपदेश पर। महात्मा बुद्ध ने
अपना प्रथम धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था? तो सारनाथ में दिया था। बी आंसर हो जाएगा। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश जो दिया था उसको धर्म चक्र परिवर्तन बोला जाता है, सारनाथ ऋषि पत्तनम में दिया था। यही सारनाथ में बुद्ध ने बौद्ध संघ की स्थापना कर बौद्ध संघ में प्रवेश आरंभ किया था। ठीक है, यही सारनाथ में बुद्ध ने बौद्ध संघ की स्थापना कर बौद्ध संघ में प्रवेश आरंभ किया। बुद्ध ने तपस्सु एवं भल्लिक नामक दो बंजारों को गया में बौद्ध धर्म का सर्वप्रथम अनुयायी बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? तो मगध की प्रारंभिक राजधानी जो थी राजगिरी या गिरिब्रज बोलते हैं, राजगिरी गिरिब्रज थी। सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अजातशत्रु के वंशज का नाम क्या था? तो अजातशत्रु के वंशज का नाम था हर्यक वंश का था ये अजातशत्रु। बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, अजातशत्रु 493 ईस्वी पूर्व से 461 ईस्वी पूर्व हर्यक वंश का शासक था। ठीक है, उसे कुनिक भी कहा जाता है क्योंकि वह अपने पिता की हत्या करके मगध के राज सिंहासन पर बैठा था। अजातशत्रु की हत्या भी उसके पुत्र उदयन द्वारा की गई। अजातशत्रु के वंश का नाम हर्यक वंश 544 ईस्वी पूर्व से 412 ईस्वी पूर्व तक इसका हर्यक वंश का शासनकाल था। इस वंश का प्रथम शासक जो था बिंबिसार था। 544 ईस्वी पूर्व से 422 ईस्वी पूर्व तक रहा था। ठीक है, बिंबिसार का बेटा अजातशत्रु था। अजातशत्रु ने बिंबिसार की हत्या करके गद्दी हथियाई थी और अजातशत्रु का बेटा जो था उदयन था और उदयन ने अजातशत्रु की हत्या करके और गद्दी हथिया ली थी। ठीक है, ध्यान रखेंगे, हर्यक वंश का शासक था। तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी? तो तृतीय बौद्ध सभा जो थी वो पाटलिपुत्रा में बुलाई गई थी, पाटलिपुत्र में। सभी बौद्ध संगीतियों के आयोजन विवरण इस प्रकार है। 4 बौद्ध संगीति हुई थी, तो पहला राजगिरी में, दूसरा वैशाली में, तीसरा पाटलिपुत्र में और चौथा जो था कश्मीर के कुंडल वन में हुआ था। ठीक है, जो राजगिरी पहला हुआ था उसके उस समय शासक थे अजातशत्रु और जब दूसरा बौद्ध संगीति हुआ था उस समय शासक थे कालाशोक और तीसरे बौद्ध संगीति के समय अशोक थे। ठीक है, अशोक के समय तीसरा बौद्ध संगीति हुआ था पाटलिपुत्र में और चौथा कनिष्क के समय में बौद्ध संगीति कश्मीर के कुंडल वन में हुआ था। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? तो गुलाम वंश का प्रथम जो शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक था। ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक था। ए आंसर हो जाएगा। मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद चूंकि उसका कोई पुत्र नहीं था इसलिए लाहौर की जनता ने मोहम्मद गोरी के प्रतिनिधि कुतुबुद्दीन ऐबक को लाहौर का शासक बनने का निमंत्रण दिया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर में जून 1206 में अपना राज्याभिषेक कराया। शासन के 4 वर्ष बाद 1210 ईस्वी में लाहौर में चौगान पोलो खेलते समय घोड़े से गिरने के कारण कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई। ठीक है, ध्यान रखेंगे डिटेल्स में। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक था रामचंद्र देव था। बी आंसर होगा। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक जो था रामचंद्र देव था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा पर कर समाप्त कर दिया था? तो वो था अकबर। ठीक है, निम्नलिखित में से किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा पर कर समाप्त कर दिया था? तो अकबर ने समाप्त कर दिया था। अगस्त 1563 ईस्वी में अकबर ने प्रयाग और बनारस में गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाया। तीर्थ स्थानों पर लगने वाले तीर्थ यात्रा कर की वसूली को बंद करवा दिया था। फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफा क्या था? तो दार उल सफा जो था खैराती अस्पताल था। ठीक है, एक खैराती अस्पताल था।
फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दारुल सफा क्या था? तो एक खैराती अस्पताल था। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अस्थाई बंदोबस्त किसके साथ किया गया था? तो अस्थाई बंदोबस्त जमींदारों के साथ किया गया था। ये ध्यान रखेंगे। अस्थाई बंदोबस्त किसके साथ किया गया था? तो जमींदारों के साथ किया गया था। ए आंसर होगा। अस्थाई बंदोबस्त को जमींदारी प्रथा भी कहते हैं। ठीक है, जमींदारी प्रथा भी कहते हैं। सर्वप्रथम 1772 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग्स ने पंचवर्षीय बंदोबस्त चलाया। 1790 ईस्वी में कॉर्नवालिस ने 10 वर्षीय व्यवस्था को लागू किया। 1793 ईस्वी में इस व्यवस्था को बंगाल, बिहार, उड़ीसा में अस्थायी कर दिया गया। ठीक है, 1793 ईस्वी में अस्थायी बंदोबस्त लागू कर दिया गया। ध्यान रखेंगे कब? तो 1793 ईस्वी में। किसके द्वारा? तो कॉर्नवालिस के द्वारा, लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। और कालांतर में इसे उत्तर प्रदेश, बनारस तथा उत्तरी कर्नाटक में भी लागू किया गया। अस्थायी भूमि कर व्यवस्था तत्कालीन ब्रिटिश भारत के 19% भूमि पर लागू की गई थी। जमींदार किसान से वसूले गए लगान का 10/11 भाग सरकारी कोष में जमा करता था। ठीक है, जितना जो जमींदार वसूल करता था किसानों से, उसका 10/11 भाग जो है सरकारी कोष में जमा करता था तथा शेष 1/11 भाग अपने खर्च, परिश्रम तथा दायित्व के लिए अपने पास रख लेता था। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको कि 10/11 भाग सरकारी कोष में जमा कर देता था ब्रिटिश शासक को और 1/11 भाग अपने पास रखता था। और जो अस्थायी बंदोबस्त था 19% भाग पर लागू था। ध्यान रखेंगे। और किसने लागू किया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया था 1793 ईस्वी में। जमींदारों के साथ ये व्यवस्था की गई थी। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो प्रार्थना समाज के संस्थापक थे आत्माराम पांडुरंग थे। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्माराम पांडुरंग थे। इसकी स्थापना सर्वप्रथम बंबई में की गई थी। तत्पश्चात इसका विस्तार पूना, अहमदाबाद, सतारा में भी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? तो भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता थे राजा राम मोहन राय थे। डी आंसर हो जाएगा, राजा राम मोहन राय थे। राजा राम मोहन राय ने भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन का पिता 20 अगस्त 1828 को कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना की। ब्रह्म समाज हिंदू धर्म का प्रथम सुधार आंदोलन था। राजा राम मोहन राय ने एकेश्वरवाद में विश्वास व्यक्त करते हुए मूर्ति पूजा एवं अवतारवाद का विरोध किया था। कर्म के सिद्धांत एवं पुनर्जन्म पर कोई निश्चित मत व्यक्त नहीं किया। ठीक है, राजा राम मोहन राय ने धर्म ग्रंथों को मानवीय अंतरात्मा तथा तर्क से ऊपर नहीं माना। उनके उपदेशों का सार सर्वधर्म समभाव था। उन्होंने 1814 ईस्वी में आत्मीय सभा की स्थापना की थी। ध्यान रखेंगे, ये पूछा जाता है कि उन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना 1814 ईस्वी में की थी और 1815 ईस्वी में उन्होंने वेदांत कॉलेज की स्थापना भी की थी। ठीक है, राजा राम मोहन राय ने। ये सारे डिटेल्स ध्यान रखेंगे। आत्मीय सभा की स्थापना 1814 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने की थी और 1815 ईस्वी में उन्होंने वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी और 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, ब्रह्म सभा की। ध्यान रखेंगे। और इनको क्या कहा जाता है? भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कहा जाता है। स्वराज दल की स्थापना किसने की थी? तो स्वराज दल की स्थापना की थी चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने की थी। डी आंसर हो जाएगा। स्वराज दल की स्थापना किसने की थी? तो चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने की थी। 1 जनवरी 1923 ईस्वी को चित्तरंजन दास ने मोतीलाल नेहरू, विट्ठल भाई पटेल, मदन मोहन मालवीय और जयकर के साथ मिलकर इलाहाबाद में कांग्रेस खिलाफत स्वराज दल की स्थापना की। इसके अध्यक्ष थे चित्तरंजन दास और सचिव थे मोतीलाल नेहरू। स्वराज्यों ने विधान मंडलों के चुनाव लड़ने व विधान मंडलों में पहुंचकर सरकार की आलोचना करने की रणनीति अपनाई थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी मैडम ब्लावर्सकी एवं कर्नल अलकाट ने की थी। ठीक है,
थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना मैडम ब्लावत्स्की एवं कर्नल अलकाट ने की थी। ए आंसर हो जाएगा। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 ईस्वी में कर्नल अलकाट एवं मैडम HP ब्लावत्स्की ने की थी। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका में एवं भारत में मद्रास के पास अड्यार था। इसका उद्देश्य धर्म को आधार बनाकर समाज सेवा करना, धार्मिक एवं भाईचारे की भावना को बढ़ाना और प्राचीन धर्म दर्शन के अध्ययन को सहयोग करना था। भारत में इसे फैलाने का श्रेय एनी बेसेंट को जाता है। ठीक है, ध्यान रखें कि भारत में फैलाने का श्रेय एनी बेसेंट को जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक तिलक ने लिखी? तो निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो गीता रहस्य लिखा था। निम्नलिखित में से कौन से तिलक ने लिखी थी? तो गीता रहस्य को तिलक ने लिखा था। बी आंसर होगा। तिलक ने अपने मित्र चिपलुनकर एवं आगरकर के सहयोग से 1881 ईस्वी में स्थापित दी मराठा एवं केसरी नामक साप्ताहिक पत्रों का संपादन किया। बंबई में तिलक ने ही गणपति उत्सव की शुरुआत की। मांडले बर्मा की जेल में कारावास के दौरान बाल गंगाधर तिलक ने आर्कटिक होम ऑफ द वेदाज तथा गीता रहस्य नामक पुस्तकों की रचना की थी। ठीक है, इन्होंने कहा बर्मा मांडले की जेल में कारावास के दौरान बाल गंगाधर तिलक ने आर्कटिक होम ऑफ द वेदाज तथा गीता रहस्य नामक पुस्तकों की रचना की थी। डिटेल्स को देखते चलेंगे ठीक से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि आसपास से क्वेश्चन देखते हैं तो जितना अगर मैं एक्सप्लेन करते चलता हूं तो उसको ध्यान से देखेंगे। ठीक है, क्योंकि आसपास से क्वेश्चन बनते हैं। कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव वर्ष 1905 में पारित किया। प्रस्ताव का उद्देश्य क्या था? ठीक है, कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव वर्ष 1905 में पारित किया। प्रस्ताव का उद्देश्य क्या था? तो स्वशासन सुनिश्चित करना था। इसका उद्देश्य था, स्वराज का उद्देश्य स्वशासन सुनिश्चित करना। व्याख्या देखते हैं, क्योंकि आसपास से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उसको ध्यान से देखते चलेंगे। कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव वर्ष 1905 में पारित किया। इसका उद्देश्य स्वशासन सुनिश्चित करना था। 1905 ईस्वी में हुए कांग्रेस के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए गोपाल कृष्ण गोखले ने स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का समर्थन किया था। 1906 ईस्वी में कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए दादा भाई नौरोजी ने पहली बार स्वराज की मांग प्रस्तुत की थी। ठीक है, दादा भाई नौरोजी ने पहली बार स्वराज की मांग 1906 में कलकत्ता अधिवेशन में की थी। ठीक है, कांग्रेस के मन से स्वराज की मांग सर्वप्रथम किसने की थी? तो दादा भाई नौरोजी ने ही की थी 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में। ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रांतीय सरकारों का गठन निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत पारित किया गया था? तो 1935 के अधिनियम के द्वारा प्रांतीय सरकारों का गठन किया गया था। ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रांतीय सरकारों का गठन निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत किया गया था? तो 1935 के अधिनियम के तहत किया गया था। ए आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। ठीक है, ए आंसर हो जाएगा। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा किसने कहा था? तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। सी आंसर हो जाएगा। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, ध्यान रखेंगे। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, तिलक ने यह नारा 1916 ईस्वी में लखनऊ के कांग्रेस अधिवेशन में स्वराज की मांग करते हुए किया था। ध्यान रखेंगे, 1916 में लखनऊ के कांग्रेस अधिवेशन में स्वराज की मांग करते हुए किया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। मद्रास
सभा की स्थापना की गई थी कब? तो मद्रास सभा की स्थापना की गई थी 1884 ईस्वी में। ध्यान रखेंगे 1884 में। इसमें एग्जैक्ट कोई भी डेट नहीं है तो स्टार हो जाएगा। ठीक है, इनमें से कोई भी नहीं हो जाएगा। अगर ई इनमें से एक से अधिक या एक कोई नहीं तो ई हो जाता है, लेकिन स्टार हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं होगा। अगर बहुत पास देना हो फिर भी 82 83 है तो इनमें से, ठीक है, 84 है। ठीक है, मद्रास महाजन सभा की स्थापना कब की गई थी? तो 1884 में की गई थी। ध्यान रखेंगे। मद्रास के युवा नेताओं एम वी राघव पेरियार, जी सुब्रमण्यर, पी आनंदाचार्य ने 1884 ईस्वी में मद्रास महाजन सभा की स्थापना की थी। इसने विधान परिषदों के विस्तार, इनमें भारतीयों के प्रतिनिधित्व, न्यायपालिका और राजस्व एकत्र करने वाले संस्थाओं के पृथक्करण की मांग की थी। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो 72 थे उस समय प्रथम अधिवेशन में। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को बम्बई में स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में हुआ था। इसमें कुल 72 सदस्यों ने हिस्सा लिया था। कांग्रेस का यह प्रथम अधिवेशन पुणे में आयोजित होना था, लेकिन वहां प्लेग फैल जाने के कारण मुंबई स्थानांतरित कर दिया गया था। ठीक है, तो पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो बम्बई में हुआ था। इसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल पूछ रहा है, तो पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे सी राजगोपालाचारी थे। ठीक है, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी थे। ये आंसर होगा। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी थे, जबकि स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो उस समय लॉर्ड माउंटबेटन ही थे गवर्नर जनरल। ठीक है, तो जबकि स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे और स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल वो थे सी राजगोपालाचारी। और स्वतंत्र भारत के प्रथम ये अंतिम गवर्नर अंग्रेज ना। ठीक है, जबकि स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम अंग्रेज गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। ये ध्यान रखेंगे, ये अंग्रेज थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था, कब शुरू किया गया था? तो 1920 ईस्वी में शुरू किया गया था असहयोग आंदोलन। ठीक है, असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था कब? तो 1920 में शुरू किया गया था। ध्यान रखेंगे। 1920 ईस्वी में शुरू किया गया असहयोग आंदोलन 1922 ईस्वी तक चला। यह आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में किया गया पहला जन आंदोलन था। ठीक है, यह ध्यान रखेंगे। आंदोलन की प्रमुख मांगें थी खिलाफत का विवाद, तुर्की में खलीफा पद की पुनः स्थापना की मांग, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरुद्ध न्याय, स्वराज की प्राप्ति। लेकिन चौरी चौरा कांड से व्यथित होकर गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को बारदोली में हुए एक बैठक में असहयोग आंदोलन को समाप्त करने का निर्णय लिया और आंदोलन समाप्त हो गया। ठीक है, 12 फरवरी 1922 को बारदोली में बैठक करके और इसको असहयोग आंदोलन को समाप्त करने का निर्णय लिया था। जब चौरी चौरे में हत्या हुआ था, चौरी चौरा कांड हुआ था 5 फरवरी 1922 ईस्वी को, तभी इसको स्थगित करने का निर्णय लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट क्या है? तो ये भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बनी थी। ठीक है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट
भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बनी थी। सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शेरे पंजाब के नाम से इनमें से कौन मशहूर है? तो लाला लाजपत राय जो हैं शेरे पंजाब के नाम से मशहूर हैं। सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी आंसर होगा। शेरे पंजाब के नाम से इनमें से कौन मशहूर हैं? तो लाला लाजपत राय हैं। सी आंसर होगा। गांधी इरविन समझौता हुआ था, कब हुआ था गांधी इरविन समझौता? तो 1931 में हुआ था, 5 मार्च 1931 को। ध्यान रखेंगे, एग्जैक्ट डेट 5 मार्च 1931 को। ठीक है, गांधी इरविन समझौते को दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। ये भी ध्यान रखेंगे कि गांधी इरविन समझौता को, ठीक है, क्या नाम से जाना जाता है? तो दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है गांधी इरविन समझौता को। गांधी इरविन समझौता को दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। तेज बहादुर सप्रू एवं एम आर जयकर के प्रयासों से हुए इस समझौते हेतु गांधी जी एवं इरविन के मध्य 17 फरवरी 1931 से वार्ता प्रारंभ हुई थी। इस समझौते पर कांग्रेस द्वारा 1931 में कराची अधिवेशन के दौरान मुहर लगाई गई थी। जो समझौता हुआ था 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता, उसको कराची अधिवेशन में मुहर लग गई थी इस समझौता पर। इस समझौते को के एम मुंशी ने भारत के संवैधानिक इतिहास में एक युग प्रवर्तक घटना कहा था। के एम मुंशी ने कहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और ये समझौता किनके सहयोग से हुआ, किनके प्रयासों से हुआ था? तो तेज बहादुर सप्रू और एम आर जयकर के प्रयासों से हुआ था। ये भी पूछा जाता है। निम्न में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था? तो 1932 में कौन सा गोलमेज सम्मेलन हुआ था? तो तीसरा हुआ था। ठीक है, तीसरा हुआ था। देखिए, प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ था, दूसरा 1931 में, और तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 में। 3 ही गोलमेज सम्मेलन हुआ था। ठीक है, दूसरे में महात्मा गांधी कांग्रेस की ओर से शामिल हुए थे। ठीक है, सिर्फ दूसरे में, ध्यान रखेंगे ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, काफी बार पूछा जाता है। अभिनव भारत से कौन संबंधित है? तो अभिनव भारत से कौन संबंधित है? तो बीडी सावरकर संबंधित है अभिनव भारत से। ए आंसर हो जाएगा। अभिनव भारत से कौन संबंधित है? तो बीडी सावरकर। ए आंसर होगा। अभिनव भारत क्रांतिकारी संगठन की स्थापना बीडी सावरकर ने 1904 में की थी। महाराष्ट्र के क्रांतिकारी संगठनों में इसका प्रथम स्थान था। यह मैजनी के तरुण इटली के नमूने पर गुप्त संस्था थी। 1899 में नासिक में गणपति उत्सव के दौरान मित्र मेला संगठन की स्थापना हुई थी। इसके प्रमुख सदस्य गणेश सावरकर व बीडी सावरकर बंधु थे। यही संगठन कालांतर में अभिनव भारत समाज के रूप में परिवर्तित हो गया। ठीक है, जो मित्र मेला था 1899 में गठित किया गया था, वही फिर अभिनव भारत के रूप में, ठीक है, परिवर्तित हुआ था। करो या मारो का संबंध, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। करो या मारो का संबंध किस आंदोलन से था? तो भारत छोड़ो आंदोलन से करो या मरो का संबंध था। डी आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था? तो किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था? तो श्री दिलीप नारायण सिंह के प्रयत्नों से हुआ था। किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था? तो श्री दीप नारायण सिंह के प्रयत्नों से हुआ था। बी आंसर हो जाएगा। स्वतंत्र भारत में बिहार राज्य की विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष और सक्रिय स्वतंत्रता सेनानी श्री दीप नारायण सिंह के प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन हुआ था पटना में हुआ था। नहीं, बांकीपुर में ना, बांकीपुर में हुआ था। ठीक है, बांकीपुर पटना में ही पड़ता है। ठीक है, बांकीपुर एग्जैक्ट लोकेशन बांकीपुर था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन
किस स्थान पर हुआ था? तो बांकीपुर में हुआ था। डी आंसर होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन पटना के बांकीपुर में 1912 ईस्वी में हुआ था। इसकी अध्यक्षता आर एल माधोलकर ने किया था। आर एन माधोलकर ने, माधोलकर ध्यान रखेंगे, आर एल माधोलकर। बांकीपुर में, पटना के बांकीपुर में। ठीक है, अगर बांकीपुर नहीं दिया हो और पटना दिया हो तो पटना लगा सकते हैं, और ऐसे पटना और बांकीपुर दोनों हो तो बांकीपुर एग्जैक्ट लोकेशन है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टिस्को संयंत्र किसके नजदीक स्थित है? तो टिस्को संयंत्र जो है जमशेदपुर में स्थित है। डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी आंसर होगा। टिस्को संयंत्र किसके नजदीक है? तो जमशेदपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है? तो इनमें से गंगा नदी के किनारे उत्तरकाशी नहीं है। ठीक है, सी आंसर होगा। फतेहपुर है, भागलपुर है, कानपुर है, लेकिन उत्तरकाशी गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है। ध्यान रखेंगे, निम्न में से कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है? तो वो उत्तरकाशी गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है, परंतु उनकी जलवायु में भिन्नता का कारण क्या है? तो उनकी जलवायु में भिन्नता का कारण है उनकी ऊंचाई में भिन्नता। ए आंसर हो जाएगा। अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर मिलते हैं, ये एक ही अक्षांश पर स्थित है, परंतु उनकी जलवायु में भिन्नता का कारण है उनकी ऊंचाई में भिन्नता। ये आंसर हो जाएगा। झारखंड में कोयला की खानें स्थित हैं, तो कहाँ स्थित है? झरिया में। ये आंसर हो जाएगा। झारखंड में कोयला की खानें स्थित है कहाँ पे? तो झरिया में स्थित है। ये आंसर हो जाएगा। क्षेत्रफल के क्रम में भारत के बड़े राज्य हैं, तो क्षेत्रफल के क्रम में भारत के बड़े राज्य हैं कौन से? तो बड़े से छोटे की ओर करना है, तो राजस्थान सबसे बड़ा है क्षेत्रफल की दृष्टि से, उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र है। ये आंसर हो जाएगा। क्षेत्रफल के क्रम में भारत के बड़े राज्य कौन है? तो राजस्थान, उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र है। ये आंसर होगा। भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य कौन है? तो उत्तर प्रदेश है। डी आंसर होगा। ठीक है, डी आंसर होगा, उत्तर प्रदेश। भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश है। ठीक है दोस्तों, अगर सेशन पसंद आया तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह का उपयोगी वीडियो आप लोग के पास पहुंचते रहे। ठीक है, फुल लेंथ भी करते रहे हैं और सेक्शन वाइज भी कर रहे हैं, तो उसको ठीक से देखिए और अपनी तैयारी को अच्छा कीजिए ताकि सिलेक्शन मिल सके। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।